Hellcat. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्लस टू क्लास के अंदर हमारी सेगमेंट कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो उसके अंदर पिछले लेक्चर के अंदर हमने उसकी कुछ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस किया था। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था मास परसेंटेज, मोलेरिटी। ठीक है, आज जो हमारे बाकी जो बची हुई है कंसंट्रेशन टर्म उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा हमारी जो अब फर्स्ट जो आज की कंसंट्रेशन टर्म वो क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या कहता है भाई कि 1 मिलियन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल, सॉरी 1 मिलियन के अंदर कितना सोल्यूट का मास डिजोल्व है, उसको हम क्या बोलेंगे? पीपीएम। पीपीएम ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर 6। ठीक है, कि वो एक जो सॉल्यूशन का मास है वो 10 की पावर 6 के अंदर, उसके अंदर सोल्यूट का मास कितना होगा उसके लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। वैसे जनरली जो पीपीएम एक स्मॉल यूनिट होती है, जैसे मान लीजिए इसके लिए हम जैसे हमारे पास पोल्यूशन है, ठीक है, जो हमारा पोल्यूशन है इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन फैल रहा है, तो उसके अंदर हम पीपीएम का ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हार्मफुल सल्फर डाइऑक्साइड है वो बेटा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये पार्ट पर मिलियन के अंदर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हम एक इसके ऊपर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या कहता है 2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम क्लोरीन डिजोल्ड इन या प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ वाटर, सॉरी भाई। ठीक है, तो क्या कहता है कि भाई 2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम क्लोरीन है जो 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व होगी। मतलब प्रत्येक 1 लीटर के अंदर इतनी क्वांटिटी आपकी क्लोरीन की क्या होगी? डिजोल्व होगी। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन का डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो भाई देखिए क्या दे रखा है आपको, मास ऑफ द सोल्यूट, क्लोरीन है आपका, तो क्लोरीन का जो मास है भाई वो आपको कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ द वाटर, ठीक है भाई, आपको वाटर का मास निकालना है, ये आपको दे नहीं रखा। ठीक है, तो क्या कहता है ए पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है भाई? वॉल्यूम ऑफ द वाटर या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम है वाटर का वो कितना है भाई? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब वाटर की डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, ये हमने डेंसिटी इसलिए ली है क्योंकि हमें क्या चाहिए? वाटर का मास चाहिए। जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका हमें क्या चाहिएगा भाई? मास चाहिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? we know that density always equal to mass per unit volume। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमें क्या चाहिए भाई? हमें मास चाहिए, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल टू मास। डेंसिटी कितनी दे रखी भाई? 1 ग्राम, तो डेंसिटी 1 हो जाती है आपकी। वॉल्यूम कितना है? 1000, तो इसका मतलब आपका मास कितना होगा भाई? 1000 ग्राम। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। भाई क्या कहता है? मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम कितना दे रखा है भाई? 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है भाई आपके पास? 1000 मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर 6। इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे तो भी क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 10 की पावर 6, इसको मैं क्या 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 ppm। मतलब कहने का क्या है कि भाई 1 मिलियन
ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, 1 लीटर वाटर के अंदर जो पीपीएम है वो आपका कितना है, 2 है भाई। ठीक है, किसका ये पीपीएम, ये आपके पास किसका है भाई, क्लोरीन का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पार्ट पर मिलियंस निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास सेकंड है मास फ्रैक्शन। सेकंड जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है भाई वो क्या है, मास फ्रैक्शन। आपको मास फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो क्या है मास फ्रैक्शन, देखिए नाम से पता चल रहा है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें मास का फ्रैक्शन हो। मतलब क्या है कि ये रेशियो है, रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए component to that of total mass of the solution। ठीक है भाई, मतलब क्या है कि ये रेशो है, आपको जिस कंपोनेंट का मास निकालना है उसको आप सॉल्यूशन के टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भाई, मान लीजिए मुझे क्या निकालना है, मास फ्रैक्शन निकालना मुझे सोल्यूट का, मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो भाई मैं क्या करूंगा, मास ऑफ द कंपोनेंट का मतलब क्या है भाई, मास ऑफ द सोल्यूट, जो आपको पता है किसमें होगा, ग्राम के अंदर होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिखता हूं भाई। मान लीजिए मैं मास क्या लिखता हूं, W2 सोल्यूट का, सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमने मास परसेंटेज पढ़ी थी। अगर आप इसकी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका मास परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब मास फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, इसको भाई हम x से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2। जिस प्रकार हम मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं उसी प्रकार हम मास फ्रैक्शन को भी x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सोलवेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका W1 प्लस डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। ठीक है भाई, तो मास फ्रैक्शन जो है x1 प्लस x2 ऑलवेज इक्वल टू 100 से ज्यादा नहीं होगा मास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे आप एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे को इसके अंदर से क्या कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मास में हमने सिर्फ क्या किया था भाई, 100 के साथ मल्टीप्लाई की थी। तो अब देखिए ये भाई आपकी क्या है, वेट बाई वेट टर्म है। ठीक है, क्योंकि आपका सोल्यूट भी वेट में और सोलवेंट और सॉल्यूशन भी वेट में, तो क्या इसके ऊपर इसका टेम्परेचर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, थर्ड हम डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट है भाई, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसको बेटा हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी, ये भी क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component to that total number of moles of solution। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि भाई एक सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा, सोलवेंट होगा। ठीक है, तो क्या कहता है, जिसका आपको निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को निकालिए, उससे आप टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट की। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, तो ये होता है भाई आपका x1। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय नंबर मोल ऑफ सोल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट।
फिर आपको किसका निकालना है भाई, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। X2 क्या हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक है भाई, दूसरी बात का क्या ध्यान रखनी है, X1 प्लस X2 ऑलवेज इक्वल टू 1। जितने भी आपके पास मोल हैं, चाहे उसके आपके पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ कितने भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 ही हो। बाइनरी सॉल्यूशन 2 ही होंगे, अगर बाइनरी सॉल्यूशन नहीं तो आपके पास 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि मान लीजिए 3 कंपोनेंट है तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, एक को निकाल लीजिए और दूसरे को एक में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये भी आपका क्या है, वेट बाई वेट कंपोनेंट है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, तो जनरली एग्जाम के अंदर आ जाता है भाई, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर व्हेन 20%, ठीक है, क्या कहता है, व्हेन 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल dissolved in water। ठीक है भाई, क्या है, dissolved in water। ठीक है, तो या ये कह देता है present in, dissolved in या present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको निकालना है इसके अंदर। ठीक है, +1 क्लास के अंदर वही सिंपल होते थे न्यूमेरिकल इसके ऊपर। ठीक है, कि आपको कोई भी 2 कंपोनेंट दे देता था और आप उसको उससे सिंपल सोल्व कर लेते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब हम सोल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्या कहता है, 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो क्या है वही लिखूंगा, मैंने बताया भी था भाई, 2 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 2 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा, इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये कहता है कि भाई 100 ग्राम कोई भी सॉल्यूशन है और उसमें उस सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको क्या दिया गया है, मास ऑफ द सोल्यूट W2 भाई, तो कितना हो जाता है, 20 ग्राम। ठीक है, या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो 20 ये तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, होगा ना टोटल सॉल्यूशन 80 और 20। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या कहता है, सोल्यूट का मास कितना दे रखा है, W2। भाई मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट M2। अब भाई इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H6O2, इसका मास निकालिए भाई, 2 इंटू कार्बन का मास कितना होता है, 12 प्लस 6 और बेटा ऑक्सीजन कितना होता है, 16, कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, कितना हो गया, 24 प्लस 6 प्लस 32, कितना हो जाएगा, 30 और 32 कितना हो जाएगा भाई, 62 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 62 ग्राम क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा भाई सोल्यूट का। ठीक है, इसके बाद मास ऑफ द सॉल्यूशन W1 प्लस W2, भाई सॉल्यूशन का मास तो यही होगा, क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। या तो आप इससे भी सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट, अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो आप। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ द सोलवेंट, मास ऑफ द सोलवेंट। ठीक है भाई, मुझे W2 पता है 20 है। ठीक है, क्या है भाई, मुझे ये पता है कि W2 20 है। ठीक है, तो भाई +20 इज इक्वल टू 100, तो W1 कितना आ जाएगा भाई,
100 से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कितना आ गया 80। तो इसका मतलब है कि भाई सोल्यूट जो सोलवेंट जो है आपका वो कितना है भाई 80 ग्राम है। ठीक है, अब आपको निकालने मोल फ्रैक्शन, लेकिन मोल फ्रैक्शन से पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। चलिए निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, या सिंपल लिखता हूं भाई मैं मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब भाई N2। ठीक है, तो क्या निकालते हो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस को आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो W2 कितना आपके पास 20 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 62। ठीक है, तो कितना आ गया भाई। ठीक है, इसको मैंने सोल्व कर रखा है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी आपके पास 0.32। 2 पॉइंट तक निकाल लिया, हो सकता है आपके बुक के अंदर 3 पॉइंट तक हो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ठीक है, अब भाई मोल्स ऑफ वाटर N1, क्योंकि आप जब तक मोल नहीं निकालोगे आप मोल्स वो नहीं मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। तो भाई क्या आ जाएगा W1 अपॉन M1। भाई W1 कितना है 80 ग्राम और वाटर का मास 18, तो कितना आ जाएगा 40/9। तो चाहिए आता आपके पास 4.44। ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ मोल्स आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। आपको क्या निकालना है भाई मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं एक का निकाल के दिखा देता हूं आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। पहले हम सोलवेंट का निकाल लेते हैं N1। ठीक है भाई, तो N1 सॉरी X1, X से रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आ जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो भाई N1 कितना है आपके पास, N1 बोलिए कितना है, तो N1 है भाई आपके पास 4.44। N1 ये हो जाएगा भाई N2 0.32। तो ये क्या वैल्यू आ गई भाई 4.44 डिवाइडेड बाई, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ठीक है 7.4 सॉरी 4.76। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 0.93। ठीक है, मेरे पास सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन आ गए भाई, मतलब वाटर के आ गए मेरे पास मोल फ्रैक्शन। अब मैं क्या करता हूं मोल फ्रैक्शन निकालता हूं इथाइलिन ग्लाइकोल के। ठीक है, मतलब X2 भाई क्या करूं मैं 1 में से X1 को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, तो मैं 1 में से 0.93 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बताइए क्या वैल्यू आएगी 0.07। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है भाई मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो है यूनिटलेस है। ठीक है, दूसरी बात भाई वेट बाई वेट है। चलिए इसके बाद एक बात डिस्कस और करते हैं, एक होती है मोलरिटी इक्वेशन। क्या होती मोलरिटी इक्वेशन, जब आप किसी भी सॉल्यूशन को डायल्यूट करते हो आपको एक मोलरिटी दी गई, आपको दूसरी निकालनी होती है, तो वो क्या होता है M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। ये आपको मोलरिटी इक्वेशन ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए बेटा हम डिस्कस कर चुके थे कि टेम्परेचर का किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वैसे तो मैं आपको प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म के अंदर बताया है, मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूं जिनका टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट होगा। जो भी बेटा कंसंट्रेशन टर्म वेट बाई वॉल्यूम होगी वो डिपेंड होगी टेम्परेचर पे, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो भाई वेट बाई वॉल्यूम कौन कौन सी है, मोलरिटी है भाई। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, और कौन सी भाई देखो मोलरिटी नहीं है आपके पास, मोल फ्रैक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन है भाई मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। ठीक है, ppm। ठीक है ना भाई, तो ये कुछ आपके पास
वेट बाय वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज में वेट बाय वेट परसेंटेज था। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सभी के एक बार दोबारा वो बता देता हूं, एक बार फॉर्मूले क्या क्या थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था भाई, नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला था आपके पास W1 प्लस W2 इंटू 100। ठीक है, ऑफ सोलवेंट। और अगर आप सोल्यूट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, W1 प्लस W2 इंटू 100। मोलेरिटी, number of moles of solute divided by volume of the solution in liter। ठीक है, W2 इंटू M2 इंटू V, यह आपका इसका सोल्ट फॉर्मूला था भाई। ठीक है, मिलीलीटर में आप इसको निकाल लोगे। फिर भाई मोलिलिटी था आपके पास, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, लिखना ज्यादा लिख सकते आप, वैसे कोई जरूरत भी नहीं है। मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है भाई, ग्राम के अंदर भी था, तो इसका फॉर्मूला था आपके पास W2 इंटू M2 इंटू भाई W1। ठीक है, पार्ट पर मिलियन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। क्या था भाई, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। मोल फ्रैक्शन भाई, x1 जो था वो था N1 प्लस N2, x2 जो था वो था आपका N2 N1 प्लस N2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। मास फ्रैक्शन था जो आपका, उसको भी आपने x से रिप्रेजेंट किया था, वो क्या था भाई W1 प्लस W2, और भाई x2 के लिए वो क्या था भाई W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, जो भी आपको कंसंट्रेशन टर्म वेट बाय वॉल्यूम दिखाई देती है उसका तो भाई टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट होगा, जिसका वेट बाय वॉल्यूम नहीं है उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आपको इन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर स्पेशली मैं अगर आपको बोलूं मोलिटी, मोलेरिटी और मोल फ्रैक्शन, इनको आपको स्पेसिफाई करना है। ये 10 के क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा रहती है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को इसके अंदर से सोल्व कीजिए, तो हमारी कंसंट्रेशन कंप्लीट होती है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।